गुजरा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है ये देखना, ये चेक करना कि बात जो हम करने जा रहे हैं वो आपकी है कि हमारी है। अगर हमारी है तो आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बात आपकी है तो आपकी भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। आपको यह मालूम पड़ेगा कि आपके गांव में जब कोई व्यक्ति बाहर से आया है बात कहने के लिए, तो वो क्यों आया है। ज्यादातर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो दो चार उसके मकसद होते हैं। या तो कोई बीमा बेचने वाला आता है, कोई सामान बेचने वाला, आखिर में किसी कमेटी का मेंबर बना के वो आपको जाता है, या कोई पॉलिटिकल आदमी होता है जो वोट मांग के जाता है। ऐसा ही होता है ना। ज्यादातर आदमी ऐसा होता है कि वो आपको शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लाभ गिना के जाता है और फिर हम लोगों को इस व्यवस्था के अंदर ही शामिल करके आगे निकलता है। लेकिन आज की जो बातचीत है ये सीधे सीधे इस बात के ऊपर निर्भर करेगी, यानी ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि आपके बच्चों को कैसा जीवन मिलने वाला है भविष्य में। इस गांव गुजरा में आप रात को 9-10 बजे तक बैठे हो तो इतना तो मैं समझ सकता हूं कि आपको बात समझ में आ गई तो आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हो। लेकिन बात समझाने का एक प्रोसेस है कि उसमें समय लगता है। अगर आपको कोई बात बहकाने वाली कहनी हो तो जल्दी जल्दी कही जा सकती है, और समझाने वाली बात तो फिर डिटेल में जाके समझानी पड़ेगी। तो इसलिए जितनी बात हम करेंगे, यदि उतनी बात समझ में आती है तो उससे आगे की बातों के लिए आप अपने प्रधान जी से, अपने सरपंच साहब से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि भाई असल में मैं यहां क्यों आया था और इस व्यवस्था में आपके बच्चों के लिए रास्ता किधर लेकर के जाएगा, ये किधर जाएगा। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और मैं हरियाणा के गांव करनाल का मूल निवासी हूं। गांव फफड़ाना है मेरा, मतलब करनाल जिले का गांव फफड़ाना। और सरकारी अध्यापक था मैंने 8 साल नौकरी करके मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी मैंने क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि मेरा डिपार्टमेंट मेरी मदद से जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं उनके बच्चों को बर्बाद करने का काम करवा रहा है। मुझे ये समझ में आया। आप लोगों में से कोई सरकारी महकमे में काम करता है कोई हाथ खड़ा करिएगा जो है अगर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है। अभी तत्काल में आप में से कोई नहीं है, लेकिन जो करते हैं आपके गांव से नौकरी तो करते ही होंगे कोई ना कोई। उनमें से कितने प्रतिशत लोग गांव में ही नौकरी करते हैं? कितने हैं लोग जो गांव में ही करते हैं? गांव का आदमी गांव में ही नौकरी कितने लोग करते हैं? कहीं भी नहीं, एक भी नहीं ना। अच्छा, आपके गांव में सरकारी स्कूल है, वहां नौकरी करने के लिए कोई बाहर से आता है? आपके गांव में कोई नहीं मिला ना सरकार को। आपके गांव में उनको कोई काबिल आदमी नहीं मिला कि वो आप ही के गांव में पढ़ा सके। आपके गांव के किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपके गांव का कोई काबिल लोग सरकार को नहीं मिला, और जो काबिल आदमी आपके गांव का सरकारी नौकरी पे लगने के लिए मिला उसको यह कहा गया कि तुमको गांव में नहीं रहना है, तुम यहां से बाहर जाओ। हुआ? आपके गांव से आज से 10-15 साल पहले कोई आदमी, कोई बच्चा, नौजवान बच्चे खड़े हैं इसलिए बोल रहा हूं, कोई बच्चा गांव छोड़कर गया था पढ़ने के लिए, कोई बड़ी तैयारी करने के लिए पेपर की। गए होंगे आपके पड़ोस में से कोई ना कोई तो। क्यों भाई? और जब वो नौकरी लग गए क्या वापस गांव में आए? कितने प्रतिशत लोग? अगर 10 बच्चे गए होंगे तो उनमें से कितने वापस आए? बिना नौकरी लगे वाले आए ना, लगने के बाद की बात, गांव में ही रहने के लिए आए।
बहुत भाग्यशाली गांव है आपका, बहुत ही भाग्यशाली गांव है यदि वाकई में ये सिचुएशन है कि आपके गांव में वापस आ गए। क्योंकि मेरी 9 साल की पूरे देश की यात्रा में मुझे कोई गांव ऐसा नहीं मिला, ये पहला गांव ऐसा मिल रहा है कि बाहर पढ़ने के लिए गए थे और वापस गांव में आ गए वो लोग। मतलब ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं आपके गांव की मानता हूं। नौकरी खत्म करने के बाद है? नहीं आए? आपकी जानकारी में कोई नहीं आया? वो भाई साहब की जानकारी में 1-2 आए होंगे, कोई बात नहीं, वो होता है। मतलब अच्छा वो क्योंकि मैं तो हैरान हो गया। हाँ चलो, किसी की जानकारी में आए हैं, किसी की जानकारी में कोई भी वापस नहीं आया, ये मतभेद रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे सच्चाई पता है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्यों कहना पड़ रहा है आपको और क्यों ये बातें बता रहे हो? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमने कुछ मन में इमेजिन कर लिया है कि भाई हमको तो ये बात कहनी है और इसका ये नतीजा निकालना है। मैं अपने आप से कोई नतीजा नहीं निकालूंगा, आपको अपना नतीजा निकालना है। आपके गांव में से जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं उनमें से हर साल, या मैं कह लीजिए पिछले 5 सालों में, कितने बच्चों को रोजगार मिला है? प्राइवेट करें तो है, सरकारी में कितना मिला है? ट्राई तो सबने सरकारी किया होगा। पूरे साल में मेरे गांव में से कोई बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, पिछले साल भी नहीं मिली है, 5 साल में कोई 2-4 बच्चों को मिली होगी तो बात अलग है। 10 साल में भी नहीं मिले, चलो ये बात है कि इनके गांव में 10 साल में भी नहीं मिली। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट में जो नौकरी मिली है, उस नौकरी को करते हुए गांव के कितने बच्चे खुश हैं? मजबूरी में करे लगते हैं, वो कैसे कर, रोजी रोटी के लिए। क्या कह रहे हैं? रोजी रोटी के लिए मजबूरी में करना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए मजबूरी में करना पड़ता है। सरपंच साहब कह रहे हैं वो उस नौकरी से खुश नहीं है। जिनको सरकारी मिली नहीं है उसका प्रतिशत मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि इस प्रतिशत से ये नौजवान बच्चे अभी गूगल पे सर्च करके अभी बता देंगे सारे गांव को, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर आपका, मैं, राजधानी है यहां तो छत्तीसगढ़ की रायपुर, रायपुर राजधानी के नजदीक आप रहने वाले लोग हो, यहां से तो आधा पौने घंटे का रास्ता है रायपुर का। आपके आसपास रायपुर से कितनी भर्ती निकली है पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में? निकाल के देखो। और कितने बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने फार्म भरा उसके लिए, वो निकाल के देखो। और प्रतिशत निकालना आता हो तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसका प्रतिशत निकलेगा 0.01% से भी कम। आपने देखा पिछली भर्ती कितने की निकली होगी साथी, बताओ? गिनती नहीं है, कब निकले हुए अभी याद भी नहीं है। याद भी नहीं है। मैं यूपीएससी का भी लेके देख लो, एचपीएससी की लेके देख लो, छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन की देख लो, टीचर्स की भर्ती का एग्जाम्पल देख लो, पुलिस की भर्ती का देख लो, ग्रुप डी की भर्ती का देख लो, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म भरने वाले बच्चों में से मात्र 0. मैक्सिमम, अगर हद से हद ज्यादा ही करना है, 0.1%। इसका मतलब है 99.9% बच्चे, यानी 99.9% बच्चों के ऊपर लेबल किस चीज का लगना है? फेलियर का, कि तुम किसी लायक नहीं हो। आपके नौजवान बच्चों पे यही ठप्पा लग रहा है ना? बताओ तो सही। सभी मां बाप अपने बच्चे को बोलते हैं कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो। बच्चा पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, मां बाप पूछता है कुछ भी कर लो, और बच्चा कहता है मुझे बताओ तो सही, कोई तो बताओ मैं क्या करूं। मास्टर जी कहता है मेहनत करनी पड़ेगी, मम्मी पापा कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, सारा गांव कहता है मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत कर रहे हैं। तुमने जिस स्कूल में पढ़ाना चाहा हम स्कूल में पढ़े, तुमने जिस किताबों को पढ़ने को कहा हमने किताबें पढ़ी, तुमने हमारा साल के अंत में पेपर लिया, हमने पास किया, पास करके तुमने हमको सर्टिफिकेट दिया, और फिर कहा कि अब तुमने मेहनत पूरी नहीं की थी इसलिए तुमको रोजगार नहीं मिला। सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है? अब उस बच्चे को ऐसा कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे उसको अपनी वैल्यू पता चलेगी? ये समझ से बाहर की बात है।
और यह सिर्फ आपके गांव गुजरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पड़ोस के गांव में जाकर देखोगे वहां भी यही हाल है, आप मेरे गांव में आकर देखोगे वहां भी वही हाल है। जिस गांव में चले जाओगे, पूरे भारत में 7 लाख गांव हैं, सब में यही हाल है कि किसी भी बच्चे को अपने गांव के अंदर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और उसे रोज काम करने के लिए गांव छोड़ करके जाना पड़ता है। या वो नजदीक के शहर में जाए, या वो दूर के शहर में जाए, या वो कहीं दूर के शहर में चला जाए। यही है सच्चाई है कि झूठ है? पहले ये बताओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हम किसी स्कूल की बात करें कि हमको स्कूल बनाना है और वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाना है, उसके लिए सबसे बेहतर स्कूल के लिए 20 बच्चों पे एक टीचर चाहिए हमको। तो वो 20 बच्चों पे एक टीचर शहर में मुहैया करवाया जा सकता है या गांव में करवाया जा सकता है? कहां करवाया जा सकता है बताइए जरा। ये कह रहे हैं दोनों जगह करवाया जा सकता है, आपके हिसाब से कहां करवाया जा सकता है? अरे भैया, हमारे बच्चे को 20 बच्चों को एक टीचर चाहिए, तो उस टीचर की तनख्वाह शहर में भी उतनी ही होगी, गांव में भी उतनी ही होगी। जितने आदमियों पर एक डॉक्टर की जरूरत है, उतने ही आदमियों की पे के ऊपर शहर में भी जरूरत है, उतने ही आदमियों के ऊपर गांव में जरूरत है। क्यों जी, गलत है क्या? लेकिन आपके गांव में पूरे टीचर्स नहीं आएंगे, आपके गांव में डॉक्टर नहीं आएगा, और आपको यह कहा जाएगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको गांव छोड़कर कहां जाना पड़ेगा? शहर। पढ़ाई शहर में बढ़िया होगी, आपको ऐसे लगेगा, लेकिन शहर में जो पढ़ाई हो रही है वो कौन से माध्यम में हो रही है? अंग्रेजी में कि आपकी हिंदी में? अंग्रेजी माध्यम में। अंग्रेजी माध्यम में बात बढ़िया से समझ में आएगी कि अपनी लोकल भाषा में बात समझ आएगी? बताइए। लोकल भाषा में। आप बच्चों में से, आपके परिवार में, आपके समाज में, पड़ोस में, गली में कहीं भी कोई बच्चा अगर पढ़ लिखने के बाद, बीटेक करने के बाद इंजीनियर बन गया, उसने बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, अपनी जिंदगी के 25-28 साल लगा दिए पढ़ते पढ़ने में, अगर आपने कभी उसको पूछा हो ना, तो कंपनी में दाखला हो, उस कंपनी में नौकरी लगते ही पहले दिन जो एचआर है वो उसको एक बात कहता है हमेशा कि जो आज तक पढ़ के आए हो उसको साइड में रख दो, जो काम हम बताएंगे तुमको वैसे करना पड़ेगा। क्या होगा आपने प्राइवेट कंपनियों में काम कभी? ऐसा ही होता है ना। यानी जितना आपने पढ़ा है स्कूल कॉलेज के अंदर, वो सारा का सारा वेस्टेज। ऐसा लगता है कि अब नए सिरे से काम करना पड़ रहा है, और फिर वहां पर जो काम होता है, पता चलता है कि बीटेक वाला जिस काम को कर रहा है, एमटेक वाला वो काम तो आईटीआई पास भी कर सकता था, और वो काम तो वो भी कर सकता था जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी हुई है। कभी देखी है हालत किसी ने भाई? कंपनी काम करवा रही है, वो काम करना है, उस काम के लिए आपको अगर पढ़ने लिखने का काम है तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई सिग्नेचर करना आना चाहिए, अगर कोई जोड़ घटा का काम है तो सिर्फ जोड़ घटा आना चाहिए, अगर कोई मशीन का काम है तो सिर्फ चाबी घुमानी आनी चाहिए। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं भाई? वहां सर्टिफिकेट तो काम नहीं आता है, वहां तो हुनर काम आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बच्चों को, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने आज मेरी बात के ऊपर गौर करना चालू कर दिया तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वरना हर गांव की यह हालत है कि सब मां बाप अपने बच्चों को एक बात बोल रहे हैं कि गांव में कुछ भी नहीं रखा है, खेती में कुछ भी नहीं रखा है, तुमको पढ़ लिख करके कुछ बनना है, और पढ़ लिख करके केवल 0.01% बच्चा ही कुछ बन सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वो रास्ता मुझे दिख रहा है कि वो गलत है। अच्छा, एक सीधी सी बात, छोटी सी बात है, सारे लोग बताइएगा गौर करके, आपके बच्चे के बारे में
या आपके गांव के भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा गांव का पटवारी सोचेगा या कलेक्टर सोचेगा या तहसीलदार या आप लोग? कोई नहीं सोचेगा, स्वयं मात्र गांव का नागरिक सोचेगा। मात्र गांव का नागरिक सोचेगा। भाई एक बार बात सोच के देखिए, कलेक्टर को आपके गांव की चिंता ज्यादा होगी कि आपको? कलेक्टर को होगी क्या? नेता को, एमएलए एमपी को, स्कूल के मास्टर जी को, आज पटवारी को? बोले सर, आज हमारे ना विधायक, हाँ, अपना कौन है? शंकरा वर्मा शंकराम वर्मा यहाँ आए थे, हाथ पसारे थे, आज आए क्या यहाँ? हैं? कोई नहीं आएगा। नहीं, एक बार समझिए बात को। हाँ, नहीं आएगा, इसीलिए उस बात को वहां तक लेकर जा रहा हूं। हाँ हाँ, भाई आप बताइए, आप लोग पहले इधर से, आपका तो समझ में आ गया, आपको समझ आ गया, इनसे भी पूछ लेता हूं। आत्मा ना, आप बोल रहे हैं ना सर, मैं बोलने वाला हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे 3 लड़की हैं, तीनों लड़की ना डॉक्टरी नर्स में गए हैं, और मैं ना दुकानों को क्या बाबा एक बार रुक जाइए, आपको बोल, बात पूरी हो जाएगी फिर आपको बोलने का मौका देंगे। बोलेंगे तो सवाल ठीक है? का जवाब मिल जाए आगे। बोल रहा हूँ। एक मिनट बोलेंगे तो सवाल का जवाब मिल जाए आगे। भाई, एक बार आप बता दीजिए मुझे, इस बात का जवाब मिल जाएगा तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि आप मेरे से जुड़ रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं। आपके गांव के या आपके बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा कोई बाहर का व्यक्ति सोच सकता है या गांव का आदमी सोच सकता है? गांव का आदमी सोच सकता है। गांव का आदमी कब सोचेगा? जब उसे मालूम होगा कि सोचना क्या है। भाई, क्या आपके गांव में कोई व्यक्ति पहले कभी इस बात को लेकर के आया है जिसने ये कहा हो कि भाई नेता लोग जब आते हैं ना, यहां से किसी चौक से भाषण देते होंगे तो वो आपको ये बोलते होंगे कि हमारा साथ दे दो, अब की बार पूरे गांव का विकास कर देंगे। लेकिन आपको यह बात कोई भी कहने नहीं आएगा कि इस गांव का कोई बाहर का आदमी विकास नहीं कर सकता। यह सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको अपने पीछे कोई आदमी नहीं लगाना है। मैं ये बात आपको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अपने गांव गांव जाने की, पूरे भारत में घूमने की अपने 9 साल की इस यात्रा में और 20 साल के सामाजिक जीवन से मैं ये निष्कर्ष निकाल के बैठा हूं कि बाहर का कोई व्यक्ति आपके गांव के विषय में सोचेगा ही नहीं। और मैं भी आपके विषय में सोचकर नहीं आया हूं, मैं ये सोचकर आया हूं कि जब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूं तो मेरे बच्चे के बारे में सोचने के लिए मुझे मेरे गांव के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरे गांव में यदि हर तरफ नशा मिल रहा होगा तो एक दिन मेरे बच्चे को भी नशा मिलेगा। अगर मेरे गांव में डिप्रेशन होगा, गुस्सा होगा, मारपीट होगी तो एक दिन वो भी चपेट में आ सकता है। अगर मेरे गांव से बाहर मेरे पड़ोस के गांव में अपराध होगा तो उसका निशाना मेरा बच्चा बन सकता है। नहीं बन सकता है क्या? नशेड़ी आदमी को अपना खर्चा निकालने के लिए और नशेड़ी तैयार करने पड़ते हैं, इसलिए नशा मल्टीप्लाई होता है। 10 नए कस्टमर तैयार करता है तो उसको फ्री मिलना चालू हो जाता है। वो 10 नए कस्टमर बनाते बनाते, मेंबर बनाते बनाते आखिर में एक दिन मेरे घर भी तो आएगा। कब तक बचाओगे? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने गांव के बारे में जब तक बैठकर चर्चा नहीं करोगे तब तक इसको कैसे सुधारोगे? और इसको सुधारने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको मूल सिद्धांतों का ख्याल रखना पड़ेगा। मूल सिद्धांत क्या है? केवल एक मूल सिद्धांत है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था से बाहर नहीं रखा जा सकता। चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना ही अकड़ू हो, हमको उसको भी व्यवस्था के अंदर शामिल करना पड़ेगा। अगर आपने गांव के किसी व्यक्ति को उस व्यवस्था से बाहर रख दिया तो वो एक बहुत बड़े जहाज में हो रहे छोटे से सुराख के बराबर हो जाएगा कि धीरे धीरे पानी घुसता घुसता उस पूरे जहाज को डुबो देगा। इस तंत्र ने, ना मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं, ना इससे पहले वाली सरकार की बात कर रहा हूं, ना मैं इस पार्टी की बात कर रहा हूं, ना मैं इस पार्टी की, तंत्र की बात कर रहा हूं। आपका विधायक कोई भी हो,
कलेक्टर का काम करने का तरीका नहीं बदलता है, पुलिस के चौकी इंचार्ज का काम करने का तरीका नहीं बदलता है। केवल बदलता है तो क्या बदलता है कि पहले इनकी मानते थे फिर इनकी मानना चालू कर देंगे, कि पहले वाले के ये थे नेता के साथ वाले, अब की बार वाले वो नेता की सरकार चली गई, अब इस नेता की, अब इनके वाले नेता की है तो ये लोग जाके थाने में खड़े। यही होता है ना कि पहले उनकी मान रहे हैं अब उनकी मान रहे हैं, यानी न्याय की कोई नहीं मान रहा है, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड से ये देश नहीं चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं तो उससे चला। सरदार जी जैसे लगते हो, सरदार ही है इसलिए नहीं मानता किसी, सुनता नहीं किसी की। अरे भाई अपनी बाद में कर लेना ना, देखो क्योंकि जब आप पहली बात पे हां करोगे और उस पर, अरे मजा तो आ रहा है, मैं यही कह रहा हूं, मुझे पता है मजा आ रहा है, और मुझे पता आप उसको ये कह रहे हो कि बंदा ठीक कह रहा है, पर जब ये कह रहे हो ना कि ठीक कह रहा है, अगली बात भूल जाओ, अगली बात मिस हो जाती है ना। मेरे को डिस्टर्बेंस होती है ना, बाद में कह लेना। मुझे मालूम है मैं कोई ऐसी बात कह ही नहीं रहा है कि जो किसी आदमी से बाहर की बात हो, सबकी बात है। मैं जो कह रहा था कि इस तंत्र ने यह व्यवस्था बनाई है बहुत शानदार तरीके से कि व्यक्ति यह मानता रहे कि मेरी किस्मत खराब है या मेरा तंत्र साथ नहीं दे पा रहा, और उसे लगे कि सिर्फ मैं ही पीछे हूं, बाकी सारी दुनिया आगे निकल गई है। आपके यहां पर मुझे अभी भी गांव का कल्चर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके गांव की तुलना अपने गांव से करूं तो मेरे गांव में ऐसे हालात, भाई अगर मैं आपके गांव की तुलना अपने गांव से करूं तो जो हालात आपके गांव के इस वक्त मैं देख रहा हूं, जो माहौल देख रहा हूं, वो माहौल मेरे गांव में 20 साल पहले हुआ करता था। आज अगर मेरे गांव में जाओगे ना तो आपको एकदम चकाचक मिलेगा सब कुछ। करनाल में गांव फफड़ाना है, बता दूंगा, फफड़ाना गांव है, कई बार बोल लिया मैंने, आपको समझ नहीं आएगा लिख के दे दूंगा, चिंता ना करो। लेकिन अभी जो बात कहने जा रहा हूं उसको समझिए। वहां जो बाहर से देखने वाला आदमी जाएगा ना तो एकदम देखेगा कि क्या गांव विकास किया है। और थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले हम लोग झारखंड में थे, वहां हमारे सामने कुछ साथी आए, उन्होंने कहा हमारे गांव में आंदोलन चल रहा है, गांव वालों ने आंदोलन किया हुआ है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, मोबाइल का नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं, और फलानी चीज नहीं तो वोट नहीं। तो कालू भाई बात पूरा होने दे यार, हम लोग गाँव ना एकदम मस्त है, सुन ना। बात तो पूरा होने दे पहले। भाषण देने वाला का बात है? हम लोग गाँव में ऐसा मस्त, हम कोई झगड़ा लड़ाई मस्त खा पिया था। तो मैंने कहा कि भाई चल जाता तो वो आदिवासी इलाके में जब उन लोगों ने कहा ना कि नेटवर्क नहीं तो मतलब आपको वोट नहीं, तो मैं उन आदिवासियों से कहने लगा कि मैं आपको अपने गांव का उदाहरण देता हूं। मेरे गांव में ये सारी चीजें हैं, गलियां पक्की हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, एकदम सीमेंटेड है, हर घर में कनेक्शन है, गांव में टावर है मोबाइल का, और मतलब जो भी चीज आप मांग रहे हो हर घर में एसी लगा है। ऐसा बात है, दिखता है दूर से कि बहुत अमीर लोगों का गांव है, लेकिन अब उस गांव के घरों के अंदर चले जाओ। अब मैं आपको घर के अंदर का असली चेहरा दिखाता हूं। गांव के नौजवान बच्चे गांव से गायब हैं, या तो शहर जा चुके हैं या विदेश जा चुके हैं, कोई जमीन बेचकर जा चुका है, कोई अपने मां बाप की जितनी सारी कमाई पूंजी जोड़ी हुई थी वो सारी लेकर के जा चुका है कि हमें इस गांव में नहीं रहना है। काम करके बहुत कम बच्चे खुश हैं, उनको पैकेट वाला दूध लेना पड़ता है क्योंकि पशुपालन खत्म हो चुका है। गांव का जंगल कट चुका है, उस जंगल की जगह पर शुगर मिल है, उस शुगर मिल से वहां पर मतलब धूल, राख, केमिकल और बदबू ही बदबू चारों तरफ है। कोई अपने कपड़े भी बाहर नहीं सुखा सकता है,
सुखाओगे तो सुबह तक सारे कपड़ों के ऊपर राख ही राख मिलेगी उस मिल की वजह से। बूढ़ा और बुढ़िया घर में रहते हैं, उनको टाइम पे दवाई देने वाला भी बच्चा उनका पास नहीं रह रहा है। ज्यादातर घरों का यह हाल है कि हम सोच रहे हैं कि ये लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं कि इनके हर घर में कम से कम इतना बड़ा डब्बा दवाई का है, दवाई का डब्बा। तो मैं सोचता हूं कि जिन गांवों में अभी तक इतनी दवाइयां नहीं पहुंची हैं या इतना विकास नहीं पहुंचा है, क्या हम उन गांव वालों को इस बात के लिए समझा सकते हैं कि भाई कल को आपका भविष्य भी ऐसा ही हो सकता है अगर आपने आज इसके ऊपर काम नहीं किया तो? क्यों जी? अगर आपके बच्चे को काम करने के लिए भी गांव से बाहर जाना पड़े, नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, कंपनी के लिए, हर काम के लिए आपको बाहर जाना पड़े, तो फिर कितने दिन तक वो गांव में रहना चाहेगा? वो यही सोचेगा ना कि अगर जुगाड़ हो जाए तो हम शिफ्ट हो जाए बाहर। प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग? यानी कि आज मेरे गांव में यह हाल है कि गांव में रह करके खुश नहीं है, जो रह रहा है वो मजबूरी में रह रहा है। और एक ही गांव के 4-5 हिस्से हो चुके हैं, उसमें से सबसे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। उससे थोड़े ज्यादा पैसा दे सकता है तो गांव के ही प्राइवेट स्कूल में, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा दे सकता है तो पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में, और बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं तो वो बढ़िया रेपुटेड स्कूल में बस में जाता है, बस में आता है, और उससे भी ज्यादा पैसे वाला है तो शिफ्ट ही बाहर हो गया है। यही आपके हाथ शुरुआत हो चुकी होगी ऐसा, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? ऐसा हो लिया होगा ना शुरुआत। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारे बच्चे सारे गांव में हर आदमी पढ़ाई के लिए भी कंपनी को पैसा दे, हेल्थ के लिए भी कंपनी को पैसा दे, जूतों के लिए भी कंपनी को पैसा दे, बिस्किट के लिए भी, नमकीन के लिए भी, दूध के लिए भी, पानी के लिए भी, बोतल का पानी पीते हैं ना, ठंडे के लिए भी, गुड़ के लिए भी, चीनी के लिए भी, मतलब नमक ले रहे हो कि चीनी ले रहे हो, अगर सब लोग मिलकर कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा पैसे से? क्योंकि मेरे गांव की हालत यह है जो मैं बता रहा हूं, जो विकसित गांव दिखाई दे रहा है, मेरे गांव की साल की आमदनी 218 करोड़ रुपया है। कितनी है? एक साल की। मैंने हर घर में जाकर के पता किया, यह बात मैं तब बोल रहा हूं। और मेरे एक साल का खर्चा मेरे गांव का 100 करोड़ रुपया। तो कितनी बचत होनी चाहिए पूरे गांव में? 118 करोड़ की बचत होनी चाहिए साल में, लेकिन 328 करोड़ का लोन है। यानी मेरे गांव का हर घर माइनस में है। और मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आपके गांव गुजरा के हर घर की जमीन बैंकों के पास नीलाम होने के लिए तैयार खड़ी होगी, या फिर बैंकों के पास गिरवी जा चुकी होगी किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर। केसीसी बन गए हैं कि रहते हैं? बन गए हैं ना। इसका मतलब है कि आपकी 20 लाख की जमीन एकड़ की या 30 लाख की जमीन 1 लाख रुपए में गिरवी हो चुकी है। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जमीन आपकी गिरवी हो चुकी है। चलो कम से कम मैं ये मानता हूं ये गांव बहुत इस टाइम पे समृद्ध गांव की श्रेणी में दिख रहा है मुझे, तो मैं ये मान लूं कि आपके गांव में जो खेत में आप बीज डालते हैं वो तो गांव वालों के पास अपना ओरिजिनल होगा, वो तो कम से कम बाजार से नहीं लाना पड़ता होगा। उनको बोलने दो ना। हाँ जी, बाजार से लाते हो? कितने प्रतिशत लोग? कुछ लाते हैं, कुछ नहीं लाते। कितने लोगों के पास अपना देसी बीज होगा पुराना? नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं 95 के पास, वो कह रहे हैं किसी के पास नहीं। 95% लाना पड़ता है। देखो, 2 तरह के बीज हैं। अगर आप बाजार से लेकर आए थे बीज और आपने खेत में बो दिया और उसी से बीज बना रहे हैं, वो तो कंपनी का ही है। क्योंकि जो
आपके एग्रीमेंट्स हैं WTO के साथ, आने वाले टाइम में, अभी आपके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया है, आने वाले टाइम में यह हालत है कि अगर बीज का सबूत नहीं दे पाया किसान तो वो फसल नहीं बो पाएगा। तो अभी बीज कंपनी का आ रहा है, मैक्सिमम गांव के अंदर, ज्यादातर गांव में जो बीज है वो कंपनी का आता है, फर्टिलाइजर कंपनी का आता है। DAP यूरिया बाहर से आता है कि गांव का देसी खाद डालते हैं? बाहर से आता है DAP यूरिया, ठीक है। रासायनिक खाद डलता है, बीज बाहर का है, पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारी जमीन इतनी सख्त हो जाएगी कि वो देसी बीज उसमें उग ही नहीं पाएगा। अभी हल बैल से खेती हो जाती है, बैल ही नहीं है, तो नए दूध कैसे होता है? पशु डॉक्टर से होता है या फिर नेचुरल तरीके से? या गांव में पशु ही नहीं है अभी? कई घरों में नहीं है, तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो रहा है। आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात। चलिए अब आप लोगों को सिर्फ एक बात बता दीजिए कि खेत का बीज हमारे पास यदि अपना नहीं है, हां जी, एक बार गांव वाले सोच के देखो, खेत का बीज हमारे पास अपना नहीं, पशुओं का बीज हमारे पास अपना नहीं, और आपके यहां कितनी हालत है IVF सेंटरों की मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे करनाल जिले में एक साल में लगभग 1.5 लाख बच्चा IVF से पैदा हो रहा है, और सब के सब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर में भेज रहे हैं, हेल्थ के लिए शहर में भेज रहे हैं, रोजगार के लिए शहर में भेज रहे हैं। इसका मतलब गांव का सारा धन इकट्ठा करके हम सब लोग मिलकर किसको समृद्ध बना रहे हैं? कंपनियों को और शहर को। अब जो काम मैं करने के लिए आपके बीच आया हूं, मैं आपके सामने एक विचार रख रहा हूं, यदि आपको लगता है कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए तो उसके बाद आप में से जिन लोगों को यह बात समझ में आती है अगले कदम पर बढ़ा जा सकता है। विचार यह है कि क्या ऐसा हम लोग बैठकर चर्चा करके ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि गांव में एक व्यक्ति या एक परिवार की जरूरत का सामान हम सब लोग किसी भी तरह से इस तरह बना लें कि गांव का पैसा गांव में ही रहे। पॉसिबल है? जैसे पढ़ाई की बात करते हैं, हम बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, कंपनी बढ़िया पढ़ाएगी अपने हिसाब से या गांव बढ़िया पढ़ाएगा अपने हिसाब से? आप बताइए। अगर सिलेबस कंपनी तैयार करेगी तो वो अपने फायदे के लिए करेगी कि गांव के फायदे के लिए करेगी? और गांव तैयार करेगा तो गांव अपने फायदे के लिए करेगा। तो यदि बच्चे को गांव के लिए तैयार करना है तो पढ़ाई का सिलेबस गांव को बनाना पड़ेगा, क्यों जी? और अगर गांव के ही बच्चे पढ़ाने वाले हो, मैं ये कहने की जरूरत इसलिए कर पा रहा हूं, इसकी हिम्मत मेरे इसलिए आ पा रही है क्योंकि मैंने एक रिसर्च की है, यदि आप लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट हो तो, जिसका फायदा पूरे गांव को मिल सकता है। रिसर्च ये है कि जैसे ये बच्चा आपकी गोदी में है, इसकी उम्र कितनी है गुड़िया की? 6 साल। अब ये 6 साल का बच्चा परफेक्ट है। अभी तक ये दुनिया की कोई करप्शन, दुनिया की गंदगी से इसको कुछ मालूम नहीं है। जितनी गंदगी इसके दिमाग में गई होगी वो कार्टून के जरिए और टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए गई होगी तो बात अलग है। अगर ये इससे बचा हुआ है तो केवल परिवार का दिया हुआ ज्ञान और संस्कार इसके पास है। इस बच्चे को जीवन में क्या करना चाहिए, यह बात पता करने की जिम्मेदारी इसके परिवार, इसके समाज, इसके टीचर्स की है या इस बच्चे की है? पहले यह बताओ भैया। तो परिवार की है या टीचर की है या समाज की है, जिसकी भी हो हमें नहीं पता, बड़ों की है लेकिन छोटों की नहीं है। बच्चा परमात्मा का रूप है, बच्चे को परमात्मा ने परफेक्ट पैदा कर लिया है
उस बच्चे के पास क्या टैलेंट है, वो गांव के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, किस तरह का काम करने के लिए बना है, उसका असली जीवन का मकसद क्या है, यह पता लगाया जा सकता है 3 साल की उम्र से। तो गांव में जितने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए यह तैयारी, यह काम किया जा सकता है कि असल में उनके लिए बेस्ट रोजगार क्या है। और जो छोटे बच्चे अभी हैं उनके लिए यह तैयारी की जा सकती है कि बड़े होकर इनको क्या करना चाहिए। अगर यह बात पहले से ही पता चल जाए तो क्या गांव के प्रत्येक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करना मुश्किल है? भाई अभी तक दिक्कत यही है ना कि हमें मालूम नहीं है उस बच्चे का करना क्या है। क्यों जी? एक बच्चे को यह कह दिया कुछ कर लो, अब उसको नहीं मालूम है उसे क्या करना है, तो उसे जो नौकरी मिल रही है वो नौकरी कर रहा है, जो काम मिल रहा है वो काम कर रहा है। लेकिन जब उस काम को करते हुए 5-7 साल हो जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये काम के लिए तो मैं बना ही नहीं था, इस काम में तो मेरी रुचि ही नहीं है, इसमें तो मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन अब वो बदल नहीं सकता क्योंकि अब उसने कोई नई चीज सीखी नहीं है। और अगर छोटी उम्र में बच्चे को पता करके कि इसके पास ये 4-5 हुनर हैं, वो 4-5 हुनर सारे के सारे सिखा दिए जाएं, क्या फिर भी मां बाप को चिंता रहेगी कि बड़ा होकर क्या करेगा? क्यों जी? अगर हुनर हो बच्चे के पास कि जो उसे आता है उससे वो अपनी रोजी रोटी और अपनी आजीविका चला सकता हो, क्या फिर भी टेंशन रहेगी? बताइए जरा सोच के। नहीं रहेगी ना। ये विद्या गांव के लिए उपलब्ध हो सकती है यदि आप इस पर काम करते हैं। तो हम 2-3 चीजों के ऊपर काम करते हैं जिस मिशन पे हम निकले हुए हैं। यदि आपके गांव का भी वही मिशन हो, क्योंकि लंबी चर्चा जब चलती है तो बहुत लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि रात के 11 बजे तक हम लोग यहां बैठे रहें। मेरी कोशिश है कि आप तक अपना संदेश पहुंचा दिया जाए, फिर उसके बाद आप तय करना कि अगली बार हम कुछ समझे हुए लोग इस पर काम कर सकते हैं नहीं। रायपुर में 3 दिन की ट्रेनिंग चलेगी कल सुबह से लेकर, यानी जो बात मैं आपके साथ साझा करने आया हूं उस बात को पूरी तरह से बताने के लिए हमें 3 दिन लगते हैं। तो वो 3 दिन की बात 3 दिन में भी पूरा नहीं होता है, तो वो 3 दिन की बात आप तक 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं बताई जा सकती। इसलिए मोटे मोटे तौर पे हम ये बता दें कि हमारा टारगेट ये है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसका फैसला गांव का आदमी करे, कोई कलेक्टर या कोई एसडीएम या कोई तहसीलदार कोई भी ना करे। देखो भैया, मेरा यह मानना है कि यह जमीन किसी तहसीलदार ने नहीं बनाई है, किसी सरकार ने नहीं बनाई है। हमारे पुरखों ने मेहनत करके इन जंगलों को खेती लायक बनाया होगा कभी। क्यों? आपने सुना होगा ना कि पहले यहां जंगल हुआ करते थे, हमारे पुरखों ने वो जंगल काटे पहले, फिर उनको रहने के लिए जगह बनाई, गांव बनाया, ऐसा ही सुना होगा ना आपने। सब जगह जंगल ही जंगल थे धरती के ऊपर, तो सबने रहने के लिए अपनी जगह बनाई, खेती लायक अपनी जगह बनाई, अपनी व्यवस्था बनाई कि पानी कहां से आएगा, बीज कहां से आएंगे, जंगल का क्या काम रहेगा, पशु कहां चरेंगे, इन सब चीजों की व्यवस्था बनाई। तो उसका मालिकाना हक हमने किसी और को दे दिया कि सर्टिफिकेट तुम्हारा कोई और बनाएगा। इसलिए जल, जंगल, जमीन, जानवर का फैसला लेगा लोकल आदमी, ग्राम सभा। रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, इसका सम्मान रखेगा गांव अपने लेवल पर। और तीसरी चीज है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों से गांव को पूंजीवाद निकालना पड़ेगा। शिक्षा यदि पैसे में मिलती रहेगी तो केवल अमीर आदमी का बच्चा ही पढ़ पाएगा। अगर हेल्थ पैसे में मिलेगी तो केवल अमीर आदमी का ही इलाज हो पाएगा। न्याय अगर पैसे में मिलेगा तो महंगे वकील को खरीदने की औकात केवल अमीरों की है, गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा वकीलों को। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं जी? राजनीति भी केवल अमीर आदमी करेंगे तो वो अमीरों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, उद्योगपतियों के लिए, गांव के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। खेती में भी अगर पूंजीवाद हावी रहा, धर्म में भी पूंजीवाद हावी रहा, तो एक दिन गांव पूरी तरह से फिनिश हो जाने हैं। गांव खाली करके जाना पड़ेगा सबको, अपनी पुश्तैनी जमीनें भी एक्वायर हो जाएंगी या फिर आपको छोड़नी पड़ेंगी, या आपका कर्जा इतना बढ़ जाएगा, या आप बीमार इतने हो जाओगे। कोरोना की वैक्सीन के बाद गांव की हालत कुछ बदली है ना? क्यों जी? अब लोगों के शरीरों में दर्द रहता है, हर घर में बीमारी आ गई है, हार्ट अटैक से कोई भी टक से जा रहा है, ब्रेन हैमरेज से, लीवर में मल्टी ऑर्गन फेलियर, कभी डेंगू हो गया तो क्या पता अस्पताल से वापस ही ना आए। ये हालत हो रही है ना? और वह आपके छोटे बच्चों को भी कभी सर्वाइक कैंसर के नाम पर, गर्भाशय का कैंसर का टीका लगा रहे हैं, उसके नाम पर बच्चियों को लगा रहे हैं।
कभी वो छोटे बच्चों को जबरदस्ती कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं अपार आईडी बनानी पड़ेगी, कभी कह रहे हैं कि तुमको ये दस्तावेज बनाना पड़ेगा। यानी हमारी जिंदगी को दस्तावेज बनाकर छोड़ दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि गांव वाले अपनी हर चीज के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना चालू कर दिए। अपने आप से अपने गांव के लिए काम करना हमने बंद कर दिया। हमको नौकरी ज्यादा अच्छी लगने लग गई, नौकर बनना आसान लगने लगा, अपने गांव के ऊपर अपने बच्चों पर काम करना मुश्किल लगने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के तहत टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, नेता के जरिए किसी भी तरह से गांव को यह संदेश दे दिया कि सबको अलग अलग रहना है। चार दोस्त बैठे होंगे, चारों के पास फोन है, अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, ना उधर आसपास की सुनते हैं ना एक दूसरे की। देखो उधर है कि नहीं? ना उनको पता है क्या चल रहा है, किसकी बात हो रही है, कोई मतलब नहीं है। यही हालत सबकी कर दी है। सब अकेले अकेले अपने घरों में, किसी के पास बैठकर अपनी अगली पीढ़ी के लिए चर्चा करने का समय नहीं है। यदि आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इस विषय पर और गहराई से समझना है, आप कल रायपुर में आकर के उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। 10 बजे से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यदि अपने गांव पर काम करना चाहते हैं तो जितने लोग बैठे हुए हैं बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करके गांव में हम ये ट्रेनिंग आपको घर पे बैठे दे सकते हैं कि अपने बच्चे को पहचानना कैसे है, उसके पास क्या हुनर है। बाकी आप इतनी रात गहरी रात तक बैठे हैं, ये मेरे लिए मतलब एक तरह से गर्व का ही विषय है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ रात तक बैठे। लेकिन इतनी बात बस आप याद रखिएगा कि गांव आपका है, समस्याएं आदमी ने पैदा की हैं, इनका समाधान केवल आदमी करेगा, बाहर का आदमी नहीं करेगा। बाहर का आदमी बर्बाद जरूर कर सकता है, इसको सुधारने का काम केवल गांव का आदमी करेगा। और गांव के आदमी जिनको अक्ल है, जिनको समझ है, उनको खुद आगे आकर के शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत में बहुत सारा विरोध होगा, लेकिन जब एक बार गांव को समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर हम एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जिसमें किसी भी बच्चे को बेरोजगार ना छोड़ा जाए, जिसको अपना गांव मजबूरी में ना छोड़ना पड़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको गांव छोड़कर शहर नहीं जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आपको मजबूरी में ना जाना पड़े। आपके पास गांव में वो शिक्षा होनी चाहिए कि देश के महंगे से महंगे स्कूल में भी उससे अच्छी शिक्षा ना हो, वो आपके गांव में हो। फिर भले ही आप किसी और स्कूल में दाखिला कराना चाहते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मजबूरी में यदि छोड़ते रहेंगे तो सरकारें इस तरह का इंतजाम करती रहेंगी कि आप जल्दी से जल्दी गांव छोड़ो। क्योंकि सबसे उपजाऊ, शुद्ध, बिना केमिकल की, बिना प्रदूषण की हवा अगर कहीं है तो वो गांव में है, शहर में नहीं है। शहर में भीड़ भड़ाका, गंदगी, चोरी, डकैती। क्योंकि भारत की व्यवस्था में अगर शांति की कोई जगह है, अगर प्रेम की कोई जगह है, संगठित समाज की कोई जगह है तो वो गांव है। गांव में कभी शराब खाने नहीं हुआ करते थे ताऊ, या होते थे? नहीं होते थे ना। अगर आज से 50 साल पहले की बात बताऊं, ठेका गांव में नहीं होता था। शराब किसी को पीनी होती तो शहर जाता था, वैश्यावृत्ति के लिए शहर जाना पड़ता था, सारे गंदे काम करने के लिए शहर जाना पड़ता था। जितने भी काम थे ना जिनको हम गलत काम बोलते हैं, वो केवल शहर में होते थे। और उनको वो चाहते हैं कि वो गांव तक आ जाएं। हम चाहते हैं कि वो गांव से बाहर चले जाएं। हम चाहते हैं कि गांव अपने लेवल पर समृद्ध हो जाए। तो आप सब लोगों में से जिसको भी समझ आए इस मिशन पे जुड़ा जा सकता है जनता सरकार मोर्चा से। और भाई जिनको ना समझ में आए, मुझे लगता है कि एक दिन आएगा जब आपको पक्का समझ आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।